बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, हम पहले रोज़े से आपके साथ हैं और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 14 रमज़ान यानी कि 14 रोज़े हो चुके हैं। आधा रमज़ान गुजर चुका है और आधा रमज़ान बाकी रह गया है। लेकिन जो हमारा ये खूबसूरत मेहमान हमसे ये दिन करीब आते जा रहे हैं, इसके ख़त्म होने के इख्तिताम को बढ़ रहा है, ऐसे साथ साथ एक उदासी सी है। और ये बिल्कुल एक ऐसी उदासी होती है ही ना, जैसे हमारा कोई बड़ा कोई खूबसूरत मेहमान जिसकी बहुत देर से हम तलब में होते हैं, उसकी राह तक रहे होते हैं, उसके इंतज़ार में होते हैं, और जब वो आता है तो ऐसे झट से जाता है कि पता नहीं चलता, तो दिल उसी तरह उदास है। लेकिन जितने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बाकी रह चुके हैं, हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए ही ना कि हम सब इन बाबरकत सातों से जितना ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इन पुरनूर लम्हात से जितना ज़्यादा इस रमज़ान के महीने से नेकियां कशीद कर सकते हैं वो करें, क्योंकि एक एक लम्हा बहुत कीमती है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इस रमज़ानुल मुबारक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रांसमिशन का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूज़, हर रोज़ हमारा एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक बहुत ख़ास होता है। उस टॉपिक पे हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है माशरती इस्लाह और हमारा किरदार क्या होना चाहिए। ये जो माशरा है ये अफराद से बनता है और अफराद का किरदार बहुत ज़रूरी होती है माशरे की वेलबींग के अंदर। और इसके साथ साथ कौम की पहचान भी तभी होती है जब अफराद अपने अंदर जो है सच्चाई जो होती, दयानत और बर्दाश्त और एहसास, रवादारी की तमाम जो शिकें होती हैं वो अपने अंदर रखे भी और रहनुमाई भी करवाएं लोगों की। तो हमने भी सोचा कि आज हम बात करते हैं कि इस्लाह, हम सब की इस्लाह कैसे है, हमारी अपनी इस्लाह हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ इस्लाह करनी चाहिए। और इस्लाह करना कोई बुरी बात भी नहीं है। हमें लगता है कि हम अगर अपनी कोई बुराई, अपनी कोई चीज़ दूसरों को बताएंगे तो इसमें कोई हमारी बदनामी होगी या हमें बुरा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने किरदार से ही इंसान पहचाना जाता है और बड़ा खूबसूरत तरीके से बिल्कुल इकबाल ने कहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें कुछ हमारे हकूक़ होते हैं, कुछ हमारे फ़राइज़ होते हैं। अगर हम अपने हकूक़ से ज़्यादा अपने फ़राइज़ को जान जाएँ तो यकीन करें माशरा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे ख्याल पहले हम किचन पर जाएंगे, किचन के बाद अपने मौजूद मेहमान की तरफ जाएंगे। पहले किचन पर जाना, किचन पर जाने से पहले हम अपने अटायर की बात कर लेते हैं। हमें खूबसूरत दिखाने में, मेरे इस खूबसूरत लिबास को आपके सामने पेश करने में यूनिवर्थ का बहुत बड़ा किरदार है। यकीनन हमारे सारे सेट को, हमारी इन तमाम चीज़ों में हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, चाहे वो किचन हो या चाहे हमारा अटायर हो, तो इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है। और अब बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा भी आउटफिट जो है स्पॉन्सर्ड है, मगर मैं थोड़ी देर तक बताऊंगी किसने स्पॉन्सर किया। इट्स अ सरप्राइज़। तो आप पहले आउटफिट देखें और उसके बाद फिर हम बात करते हैं किचन के हवाले से। किचन जो है ना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इफ्तार का करीब आता है वक्त, तो हमारा दिल चाहता है कि मज़ेदार किस्म के जो खाने हैं वो हमारे किचन में पकें। तो आज फ़ातिमा क्या बना रही हैं, तो लोग किचन से फ़ातिमा बताएंगी। जी फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही हैं आज? हिना, आज हम बना रहे हैं दम का कीमा, और जो कि बन रहा है तुल्लू के किचन में। और जैसा कि आपको पता है कि इससे जो है ना वो आपका खाने की जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम ऑयल पोर करते हैं और साथ साथ जो है ना मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। रेसिपी बहुत क्विक है। अगर आप चिकन का कीमा लेते हैं तो तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को रेडी करने के लिए, और अगर आप लेते हैं बीफ या मटन का कीमा तो आपको 45 टू 50 मिनट्स लगते हैं। कीमा मैंने लिया है यहाँ पे हाथ का बना हुआ आपने लेना है, मशीन में कट किया हुआ नहीं लेना। उसके साथ जो है ना 1 kg मैंने लिया है इसमें मिन्स। इसमें जो है ना वो हम ऐड करेंगे 250 ग्राम इसमें जाएगा प्याज, 250 ग्राम इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में टमाटो पेस्ट। और उसके साथ हम ऐड करेंगे मसालों में काली मिर्च, नमक, दड़ा मिर्च, चाट मसाला और जो है ऑयल और लेमन जूस। ये सारा कुछ जो है वो मसाला हम एक साथ जो है वो भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट्स, और उसके बाद जो है वो कीमा ऐड कर देंगे। और इसका जो लास्ट में आप दम देंगे ना वो कोयले के साथ देंगे तो उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, और सारे कीमे के अंदर जो आपको एक एक बाइट के अंदर उसका जो है ना वो आपको फ्लेवर फील होगा। और इसके साथ साथ जो है ना वो हमारे पास ड्रिंक आज हम सबसे पहले कशीजा मशीरी बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो अगर आप सबसे लाइट ड्रिंक की बात करते हैं तो हम सबसे पहले कशीजा मशीरी को लेते हैं। तो इसमें मैंने ऐड किया है चिया सीड्स और जिंजर पाउडर और लेमन, और इसके साथ जो है ना वो हम ऐड करेंगे
करशी जामे शीरी, और ये जाएगा सिर्फ 2 टेबल स्पून। और इसके साथ आज का हमारा सबसे पहला वाला ड्रिंक जो है ना वो रेडी है। और इसके साथ साथ ही ना हम आपको जो है ना वो बाकी स्नैक्स हैं कुछ और हमारे पास ड्रिंक्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ जो है ना वो हम शेयर करते हैं। ओके, हमारे साथ मौजूद हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी कलनरी आर्ट्स के स्टूडेंट, रोज़ ही आ रहे हैं हमारे शो में, और आज जो है स्पेशली जो है फातिमा की हेल्प भी कर रहे हैं। तो हमसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? इधर देख लें, इधर सबसे देख पहले तो लें, नाम इधर बताएं देख के आप। बात कर लें। हाँ। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आज क्या हेल्प कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो, कोई नई टिप बताओ हमें। मैम मैं कुछ सिखाता हूँ, मैं खुद यहाँ पे सीखने आया हूँ मैम से। अच्छा, मैम फातिमा चलें से। आप सीखिए, और आपकी खुशकिस्मती है कि फातिमा के मज़े मज़े हाथों से आपको सीखने को, इतना खूबसूरत उस्ताद हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये स्कूल ऑफ कलनरी आर्ट जो है ये खुद बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज दे रहा बिल्कुल है, ऐसा और ही बड़ी है। एक मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना नस्ल तैयार कर रहा है, जो इस होटल फूड को लेकर मैनेजमेंट होटल के अंदर मैनेजमेंट या के अंदर फूड के अपना हम अंदर किरदार आना अदा चाह कर रहे सके। आप दोनों अपना काम करें। व्यूअर्स, मौजूद मेहमान की तरफ जाते हैं। आज हमारे साथ सज्जादा नशीन सुंदर शरीफ और बड़े मारूफ आलम दीन हैं। मैं उनकी बातों से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं और हम उनको सुनते रहते हैं। पीर हबीब इरफानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया इरफानी साहब आपके वक्त का। सर, वैसे तो हम रस्मन तारुफ करवाते हैं, और आपका एक और तारुफ ये भी है कि माशाल्लाह आप खुसूसी तौर पे हमारे बहुत दिलों के करीब हैं, आपसे बहुत सीखते हैं। इरफानी साहब, बहुत अहम मौजू है इस्लाह मुआशरा और हमारा किरदार। सर, इस पे रोशनी डालिएगा। ख़ास साहब, देखिए, दीन इस्लाम, इसको अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से जद्दोजहद को देखें तो ये इम्पोज्ड नहीं है, ये इनकलाब है, रेवोल्यूशन है, और इनर से रेवोल्यूशन है। ये नहीं है कि कोई ताकत के ज़रिए से कोई शय इम्पोज कर दी गई और लोगों को उस पर ले आए कि ये इस तरह से करना है। इसमें ये चीज़ देखी जाए कि सबसे अव्वल बात जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो इस कायनात में सबसे आला हैं, सबसे अरफा हैं, कि ये जो औलाद आदम है, इसके लिए कुरान मजीद में उसने इरशाद कर फरमाया कि वालकद करमना बनी आदम, कि हमने औलाद आदम को तकरीम अता की है। उस तकरीम शुदा तख्लीक में भी साहिब तकरीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब उनका एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक लफ्ज़, एक एक हरकत, उठना बैठना, गुफ्तगू, सारा कुछ वो इस तरह से महफूज है कि इस कायनात में कभी किसी की उस तरह महफूज नहीं हुई। अब देखा जाए, हमारे लिए सबसे अव्वलीन ज़ात जो है, अव्वलीन क्राइटेरिया जो है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कि आपने, और कुरान मजीद ने भी इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुज़रान जो है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन अंदाज़ है कि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारो। अब देखा जाए तो इस कायनात में दूसरी अदरवाइज चीज़ें भी चलती हैं साथ साथ। ईमान का तकाजा ये है, और उसमें बड़ी बात जो है कि ईमान पर कायम रहने के लिए, दीन इस्लाम को कायम रखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात याली हमारा मतमाई नज़र होना चाहिए। बेशक कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है, गुफ्तगू के अहकामात क्या हैं, लोगों के साथ लेन देन की क्या तरीक़ेकार है, आपने किस तरह से अमल फरमाया, आपने किस तरह से लोगों के साथ लेन देन किया, तिजारत कैसे की, और दूसरे मामलात में किस तरह से, घर में आप किस तरह से थे, अज़वाज मुताहरात के साथ आपके क्या अंदाज़ और तरीके थे, औलाद के साथ क्या तरीके थे। क्या हम अगर उस शय को अपने ऊपर लाजम करें कि जिस तरह से हमारे लिए ये लाजम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की, उनकी सुन्नतों पर अमल करना, उनकी अहादीस पर अमल करना, उनके अहकामात पर अमल करना, कुरान मजीद की दी हुई तालीमात पर अमल करना, तो यकीनन ये मुआशरा, ये ज़मीन, ये इंसान, मुसलमान ख़ास तौर पर एक बेहतरीन उम्मत बनेंगे, एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। अब दूसरी एक शय देखिए कि फ़र्द जो है वो मुआशरे का एक जुज़ है, लेकिन उस जुज़ में जब तक बहुत से अज्जा इकट्ठे नहीं होंगे वो मुआशरा नहीं बनेगा। अकेला फ़र्द अकेला रहेगा।
जब 10 लोग होंगे किसी भी जगह, कोई मुआशरा अच्छा है तो उस मुआशरे में अच्छे लोगों की अक्सरियत होगी। यकीनन 100% किसी जगह होना ये शायद पॉसिबल नहीं है। इसी तरह किसी कोई गलत मुआशरा है तो उसमें अक्सरियत जो है वो गलत लोगों की होगी। तो उसमें ये शय कि फ़र्द जो है वो उस पर आगे चल के एक यूनिटी या एक बनता है, मजमा बनता है, इज्तिमाइयत होती है उसमें, कि फ़र्द अगर अपने आप को दुरुस्त करे। अब हमारे यहाँ ये तरीक़ेकार है कि तू गलत है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे में ये गलती है, ये एनालिसिस कभी नहीं किया। सेल्फ एनालिसिस जो है ये शायद सबसे ज़रूरी और अहम बात है कि देखा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अगर उनको देखा जाए कि उन्होंने जब एक यहूदी के साथ घोड़े का मामला किया और उसमें याद नहीं रहा तो किस तरह से उससे माजरत की, किस तरह से उसके साथ जाके उसकी दिलजोई की। एक मौके पर आप गए, गल्ले के ढेर लगे हुए थे, मार्केट थी, तो उसमें थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो आपने एक जो लगा हुआ था ढेर उसके अंदर हाथ डाल दिया, वो अंदर से गीला था, तो आपने उस पर संरचना फरमाई कि ये क्या तरीक़ेकार है कि जी वो बारिश हुई थी, ऊपर वाला गीला हो गया तो हमने ऊपर वाले को नीचे कर दिया। अब ये हदीस मुबारक है कि मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। क्या हम लोग इसमें, ये तो एक गंदम गीली होने का, उससे सिर्फ वज़न का फ़र्क पड़ता, या शायद बाद में किसी वक्त जाके उसकी क्वालिटी पर भी असर आ जाता। क्या हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनमें इस तरह की मिलावटें की जा रही नहीं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है? हम लोग आपस में कुरान मजीद का इरशाद है, कुलू लिन्नास से हुस्ना, लोगों के साथ गुफ्तगू अच्छी। और एक रिवायत में है कि आपके 2 कज़न आपके पास इस्लाम लाने के लिए आए, मैं नाम नहीं जानबूझ कर नहीं ले रहा जी, 2 कज़न, एक चचाजाद एक फूफीजाद, आपने मना कर दिया। पूछा जब किसी ने तो आपने ज़ुबान की तरफ इशारा फरमाया कि इन लोगों की ज़ुबान ठीक नहीं है। अब ये ज़ुबान का, और एक कहावत भी है कि कोई बादशाह था उसकी साथ कथा कलामी की मादर सर, यहीं से कहावत का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमें फौरी तौर पे एक ब्रेक लेनी है, बहुत खूबसूरत सी हमारी ये डिस्कशन जारी है। व्यूअर्स आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत अहम टॉपिक है, अपनी इस्लाह कैसे करनी चाहिए, माशरे की इस्लाह कैसे करनी चाहिए और ख़ुद को कटहरे में कैसे ला के खड़ा करना चाहिए। पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सजादा नशीन साहब। अमल बिल मारूफ वनी अनिल मुनकर का एक हम सुनते हैं, बार बार पढ़ते भी हैं, इसके मायने क्या हैं, इससे क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जी देखिए, अमर बिल मारूफ जो है वो नेकी का हुक्म देना, व नही अनिल मुनकर, और मुनकरात से रोकना, नाकामियों से या इन चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से रोकना। इसका ये मतलब है? ये इसका मतलब है जी। ये कुरान की बहुत एक अहम जी। अच्छा, फिर सर इसकी अगर मफ़हूम को वसी तर करें इसमें, फिर सब ये बताइएगा कि अगर हम मुआशरे की बात करते हैं जी, तो फिर उस मुआशरे में हमारी तिजारत भी उसमें आ जाती है, उसमें हमारी सियासत भी आ जाती है, हमारी मुआशरत भी आ जाती है। तो सर कहीं ऐसा भी लगता है कि बाज़ दफ़ा हमें ये भी कन्फ्यूजन है कि हम अपने मुकामी कल्चर को और हमारे जो मजहबी जो हमारी रिचुअल्स हैं उनमें भी कहीं वो बाहम सामने आ खड़ी होती हैं। मेरा इसमें सवाल सर ये है, जब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं तो बतौर शख्स मैं अपनी इस्लाह कैसे करूं? हमारे लिए तो जिस तरह आपने कहा बेहतरीन नमूना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, यकीनन। लेकिन सर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे अच्छे बुरे हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है, तो उसमें हमारा किरदार किस तरह का होना चाहिए? देखिए, इसमें मामला ये है कि मुआशरे में यकीनन हर तरह के लोग मिलते हैं, बहुत मुत्तकी लोग भी मिलते हैं, बहुत गलत लोग भी मिलते हैं। अब मसलन कुरान मजीद में एक जगह इरशाद है, फल हमहा फजूरा व तकवाहा, कि हमने फजूर और तकवा इसमें इल्हाम कर दिया है। कद अफलह मन ज़क्काहा, बामुराद कामयाब वो हुआ जिसने इसे पाक साफ रखा। व कद ख़ाब मन दस्साहा, और नामुराद वो हुआ जिसने इसे ज़मीन की अथाह गहराइयों में गिरा दिया।
अब ये चीज़ें एक शय देखिए कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी शख्स ने एक दफ़ा सवाल किया कि इंसान कितना खुद मुख्तार है और कितना लाचार है। अगर जिस तरह से एक हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि जी जो कुछ किया है अल्लाह की मर्ज़ी से किया है, फिर मैं तो महज एक पपट हो गया। एग्जैक्टली। फिर मुझे जज़ा सज़ा का कंसेप्ट तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और अल्लाह के यहाँ से ये गुमान रखना कि मैं किसी की मैयत में या किसी के कहे पर कोई अमल किया और उसकी सज़ा मुझे मिले, ये फिर गलत बात हो जाती है, ये नाइंसाफ़ी हो जाती है। और यकीनन अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करने वाला तो नहीं है। और ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये पूछा गया कि इंसान कितना खुद मुख्तार है और कितना लाचार है। आपने इरशाद फरमाया कि एक पाँव ज़मीन से उठाओ, उसने एक पाँव ज़मीन से उठा दिया। इरशाद फरमाया कि अब दूसरा पाँव ज़मीन से उठाओ, उसने कहा ये मुमकिन नहीं है। इरशाद फरमाया कि ये इंसान की खुद मुख्तारी और ये लाचारी है कि एक पाँव उठाने तक इसका इख्तियार है, दूसरा पाँव नहीं ये उठा सकता। इसी हवाले से ये देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान में हर शय रखी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, नेकी भी है, बदी भी है, गुनाह भी है, सवाब भी है। उसका कंसेप्ट इसे दे दिया है। दीन इस्लाम आया है, सब ये चीज़ें करो, ये काम करो, ये इस काम से रुक जाओ, इन चीज़ों से रुक जाओ, इन बातों से रुक जाओ, इन अहवाल से रुक जाओ, इन आमाल से रुक जाओ। अब इसमें ये रुकना ये इंसान के इख्तियार में है, ये इस तरफ चलता है या उस तरफ चलता है। पीर साहब, ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा एक पूरा डिस्क्राइब किया है, एलिब्रेट किया है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है इख्तिलाफ राय। हमारे साथ कोई बंदा बैठा होता है तो हम उसका ओपिनियन को हमें नहीं समझ आता तो हम ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो जाते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता कि वो हमारे मुताबिक बात नहीं कर रहा। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, कैसे माशरे की इस्लाह की जाए? क्योंकि एंड ऑफ द डे वो तसादुम हो जाता है, एंड ऑफ द डे वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, वो इतना बड़ा मसला हो जाता है कि आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं लोग। देखिए, मैं इसमें फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिसाल पेश करूंगा कि ऐसा ही कुछ लोग आए आपसे मुलाकात के लिए, मस्जिद में मुलाकात हो रही थी तो एक ईसाई ने उठ के मस्जिद में पेशाब कर दिया। अच्छा। सहाबा कराम कुछ दौड़े उसे पकड़ने के लिए, आपने मना फरमा दिया। इरशाद फरमाया कि इसको धो दो, इस जगह को जहाँ ये नापाकी लगी है उसको धो दो। अब हमारे लिए इससे बढ़कर अमल की और क्या कैफियत होगी? खूबसूरत। हम आज अपने मसलक के अलावा किसी दूसरे शख्स को मस्जिद में बर्दाश्त नहीं करते कि मैं बरेलवी हूँ, कोई देवबंदी आ गया है, कोई शिया आ गया है, कोई अहले हदीस आ गया है, तो वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अपनी मस्जिदों में जाओ कहा जाता है। बर्दाश्त का ये फैक्टर है, ये हमारी बर्दाश्त का ये आलम है। हम जिनके उम्मती हैं, हम जिनकी वजह से मुसलमान हैं, अल्लाह के दिए हुए दीन पर कायम हैं, उनका अमल ये है कि एक शख्स ने पेशाब कर दिया मस्जिद में, नापाकी की इंतहाई हद, उसमें भी मना फरमा दिया कि इसको कुछ ना कहो, इसको जगह को धो दो। ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए, हमें इख्तियार करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, हमें पूछनी चाहिए, हमें पता करनी चाहिए। कुरान मजीद का एक इरशाद है, फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो अहले ज़िक्र से पूछो, सवाल करो। हमारे यहाँ सवाल करना एक अपनी जो है वो हद तक इज़्ज़त महसूस होती है कि मैं किसी से पूछूं, ये कैसे मुमकिन है, मेरी शख्सियत कम हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। हालांकि ये से इज़्ज़त कम नहीं होती। और इसमें यही बात है कि जो आपने बात कही कि इसमें लोगों के साथ किस तरह से इख्तलाफ राय की बात जो है, इख्तलाफ राय होना बड़ी बात नहीं है। अब वो इख्तलाफ राय जो है वो राय की हद तक रहे, वो दुश्मनी या मुखालफत की हद तक नहीं जानी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपकी बात ऐड करूंगा, जावेद अहमद साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ राय जो है वो भी इजहार मोहब्बत की तरह होना चाहिए। बिल्कुल, यकीनन ये कि मैं नहीं, मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी सोच, मेरा नज़रिया ठीक नहीं है। अगर किसी का है मुझे उसको सुनना चाहिए, उसके दलाइल क्या है। मैं ये कहूँ कि जी मैं PhD डॉक्टर हूँ, मेरे सामने कौन बात कर सकता है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये जो रवैया है, ये जो अंदाज है, ये यकीनन इब्लिसियत है, ये शैतान का रवैया है,
ये तकब्बुर का रवैया है, और तकब्बुर अल्लाह को इंतहा से ज़्यादा नापसंद है। अच्छा पीर साहब, ये भी बताइएगा, एक जो दाई होता है, जिस तरह आपने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि बजाय इसके दिल में ये नीयत नहीं होती कि हम कोई गुफ्तगू, कोई तामीरी गुफ्तगू हो और तनकीद बराए इस्लाह हो, मकसद पीछे कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर में एक जहनी फतह होती है कि इसको हमने पिछाड़ना है, इसको रुस्वा करना है। तो सर दाई का तो लहजा और उसका तो ये तर्ज होता ही नहीं है, तो फिर आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से मुआशरे में मज़ीद तकसीम और मज़ीद नफ़रतें और ये गलत चीज़ें परवान चढ़ती हैं? मुझे कुरान मजीद की आयत मुबारक एक याद आ गई है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती हिय ahsan। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि लोगों को उदू इला सबील रब्बिका, अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से बुलाइए। वजादिल हम बिल्लती ही ahsan, और अगर मुजादला हो जाए, बहस तकरार हो जाए तो अच्छे खूबसूरत अंदाज में। सुभान अल्लाह। उसको ये नहीं कि मैंने ये बात कह दी है, ये हरफ आखिर है, कौन है जो इससे इधर उधर हो, जो इधर उधर होगा मेरी तरफ से उस पर फतवा है। और ये हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में ये बात चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ा अलमिया है यकीनन। और ये देखा जाए तो क्या मेरी सोच, मेरा इल्म मुकम्मल है? हर साहिब इल्म के ऊपर एक साहिब इल्म बैठा हुआ है। बेशक। क्या मुझे कोई किसी जगह किसी से कोई मुशावरत करने की या किसी से रहनुमाई लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी? मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्या मैं कहीं गलत तो नहीं हो गया, या मेरी सोच कहीं भटक तो नहीं गई? अच्छा, हमें ये लगता है कि इस्लाह जो है सिर्फ तनकीद से की जा सकती है। अगर कोई तनकीद करता है तो हमें लगता है कि वो जो तनकीद कर रहा है शायद हम सोचते उसके बारे में सोचें कि उसने हमारे बारे में ये बात क्यों की है। क्योंकि यकीनन ये बात है। अब ये बात भी देखी जाए, तनकीद मुखालफत नहीं है। तनकीद को अच्छे अंदाज में देखा जाए तो तनकीद इस्लाह का पहलू है। अगर किसी ने कोई मेरे में ऐसी शय नोट की है कि जो उसके नज़दीक मुनासिब नहीं है। अब मैं अपने हल्के में एक बात कहता हूँ कि इख्तलाफ होना या नाराज़गी होना, इसकी मैं तीन, कि किसी ने कोई बात कही, उसके तीन अंदाज हो सकते हैं कि उसने बात सही कही, अंदाज ठीक नहीं था, वो मुझे महसूस हुआ। उसने बात गलत कही, अंदाज बहुत अच्छा था, वो मुझे महसूस हुआ कि गलत बात कही है इसने। तीसरा, उसने बात गलत कही लेकिन उसका मतमा नज़र गलत बात कहना नहीं था, उससे नादानिस्तगी में ये बात हुई। अब जब कोई इस तरह की बात हुई, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, उस तक अपनी शिकायत नहीं पहुंचाएंगे, उससे कैसे आप जज करेंगे कि उसने नादानिस्तगी में बात कह दी, उसका मतमा नज़र ये नहीं था जो मैंने समझा, या उसका मतमा नज़र वाकई गलत था जो मैंने समझा। अगर यही बात थी तो उसकी इस्लाह हो जाएगी, अगर ये नहीं थी तो मेरी इस्लाह हो जाएगी कि मैंने ये गलत समझा था, मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूँगा। अब हमारे यहाँ ये है कि किसी की बात पसंद नहीं आई, वहीं लड़ाई का एक आगाज़ हो गया। एग्जैक्टली। और उस बात को पसंद ना आने पे पूरे की पूरी उस शख्सियत को ही रद्द कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सोशल मीडिया का दौर में जो है अपनी इख्तिलाफ़ी राय को कैसे दुरुस्त करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और वीवर्स, मुआशरे की जब बात होती है तो फ़र्द और अफराद का ताल्लुक, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, और फिर दूसरा शेर जो था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। पीर साहब, यही बात है हमारे फिर सोसाइटी में, जिस तरह हमने पहले बात कही है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, मुझे अपने हकूक तो बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस मुआशरे का फ़र्द होने के नाते मेरे फ़राइज़ क्या हैं। तो सर, कैसे मुझे अपने फ़राइज़ के हवाले से बाखबर रहना चाहिए, और किस तरीके से हम ये चीज़ पैदा कर सकते हैं कि हम लोग अपने हकूक से ज़्यादा अपने फ़राइज़ को जान सकें और मुआशरे में कोई मस्बत रोल प्ले कर सकें? अगर आप इजाज़त दें तो पिछली बात जो हमारी चल रही थी दूसरे को, बिल्कुल सर, प्लीज़। मैं मुझे वाक़या की याद आया इस दौरान कि एक मौके पर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वज़ू फरमा रहे थे। एक शख्स और भी बैठा हुआ वज़ू कर रहा था, उसने वज़ू में गलती की।
अब ये देखिए यहाँ तरबियत किस तरह से, कि किस तरह से बात कहनी चाहिए। उसने गलती की और उसको नहीं एहसास हुआ, तो इन दोनों भाइयों ने उन साहब को कहा कि हम में ये बहस हो रही है कि किसका वज़ू ज़्यादा बेहतर है, तो तुम ज़रा चेक करो कि हम दोनों तुम्हारे सामने वज़ू करते हैं, तुम देखो कि किसका वज़ू सही है किसका वज़ू सही नहीं। वाह, सही वज़ू किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मेरी गलती की आपने निशानदेही कर दी। किस खूबसूरत तरीके से खूबसूरत उन्होंने अंदाज वाह, में वाह, बात की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये मौजूदा जो सवाल आपने किया कि हकूक़ व फ़राइज़, ख़ास अब लड़ाई शुरू ही उस वक्त होती है जब हम अपने फ़राइज़ को छोड़ देते हैं, अपने हकूक़ की तरफ ही रहते हैं। हकूक़ और फ़राइज़, अगर मेरे कुछ हकूक़ हैं तो मेरे फ़राइज़ भी हैं। बिल्कुल, वालिदैन औलाद, वालिद के अगर हकूक़ हैं तो औलाद के भी कुछ हकूक़ हैं। अगर औलाद का ये फ़र्ज़ है कि बाप की इज़्ज़त करे, तो बाप का भी ये फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद की अच्छी तरह निगहदाश्त करे, उनकी अच्छी तरह उनको परवरिश करे, उनको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बेस्ट अवेलेबल चीज़ें उनको मुहैया करे, अच्छी तालीम दिलवाए, अच्छी अंदाज़े गुफ्तगू सिखाए, अच्छे मैनर्स सिखाए उसको कि टेबल पर कैसे बैठना है, खाना कैसे खाना है। खुद तो ये खा रहा हो, या ये हो कि दरवाज़ा नाक हुआ और बाप ये कहे कि फ़लाँ आया होगा, उसको जाके कह दो कि बाप घर में नहीं है, वाह, तो झूठ और तो फिर आपको- उसको ये लेक्चर दे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही बात, खूबसूरत। ये अंदाज अपने अपने अंदाज में देखना चाहिए कि अगर किसी को, बच्चे को तरबियत करनी है तो खुद उस तरह का बन के रहे, अमल से। अमल। अब ये ग्रूमिंग यही शय है, लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते, उसको ये कह देते हैं, उसके बाद लेक्चर देते हैं। पहले खुद झूठ पर उसको आमादा किया, झूठ बोलने के लिए उसको कहा, फिर उसको ये लेक्चर दिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कैसे अब मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि बच्चा जो है वो लेक्चर पर तवज्जो नहीं देगा, वो बाप ने जो बात कही थी वो उसके जहन में रहेगी कि मौके पर झूठ बोला जा सकता है, बड़ी खूबसूरत बिला ज़रूरत बोला जा सकता है। अच्छा सर, फिर दूसरी बच्चों की औलाद के बारे में बात कर रहे हैं हम तरबियत में, सर आपको नहीं लगता कि हमने अपने बच्चों को भी, पेरेंट्स ने ये भी नहीं सिखाया या बताया कि अगर कोई मुश्किल वक्त आना है, कोई आजमाइश आती है अल्लाह की तरफ से, तो उस पर आपने कैसे रिएक्ट करना है, और अगर खुशी उसको भी सेलिब्रेट, मेरा ख्याल है हमें करने का वो सही ढंग नहीं पता, नहीं कि हम पता, बिल्कुल खुशियों- यकीनन तो सर, ये बात ये है। कहाँ पे कोताही पाई जाती जी। है? ये इसमें बड़ी बात तो ये देखेंगे, ये बड़े का गलती शुमार होगी, वालिदैन की शुमार होगी कि उन्हें बच्चों को इस अंदाज में ग्रूम करना चाहिए। लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने आप को उस तरह का पेश करें, अपने आप को उसको उस तरह का बना के रखें। अब मैं एक बच्चे किस तरह से, मुझे कुछ देर से मसला है, मैं नमाज कुर्सी पर बैठ कर पढ़ता हूँ, ठीक, मेरी बीवी को भी यही प्रॉब्लम हुई। अब मेरा पोता 8 साल का, वो नमाज के लिए वो कुर्सी उठा के ले आया जा नमाज पर रखने के लिए, उसको फिर समझाया कि बेटा हमारी ये प्रॉब्लम है, आप ये काम नहीं कर सकते, और वो समझ गया इस बात को कि जब उसको साथ लेकर गए मस्जिद में, उसने देखा कि बाकी लोग, 2-4 लोग इस तरह से बैठकर कर रहे हैं, तो यकीनन इनकी फिजिकल प्रॉब्लम है कोई, जिस वजह से ये मुकम्मल जिस तरह से नमाज अदा करनी चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहे, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो उस तरह से अदा कर रहे वो हैं। बड़ों को देखिए किस तरह आप बिल्कुल। सीखते हो, कितना अहम चीज़ ये है। यकीनन ये बच्चों पर, अब उसके जहन में भी यही बात थी कि नमाज कुर्सी पर ही बैठकर पढ़नी है। नहीं, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जैसे बताया है। इरफानी साहब, सर तिश्नगी बाकी है, वक्त तंगी दामा की शिकायत करें, इंशाल्लाह आपको दोबारा भी मदऊ करेंगे, और आपसे हमेशा हम सीखते भी रहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स को भी ये बहुत ट्रांसमिशन और मौजू पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। व्यूवर्स, हमारी ट्रांसमिशन जारी है, एक नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। 14वां रोज़ा जो है गुजर गया है, मगर सेहत की बात करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ों के अंदर जो होता है आपको ऐसे फील होता है जैसे आपको समटाइम्स डिजीनेस हो रही है, समटाइम्स आपका दिल चाह रहा होता है कि आप मीठा खाएं, समटाइम्स आपका दिल चाह रहा होता है कि आप सिर्फ पीते जाएं, कुछ भी ना खाएं। तो हमने सोचा कि आज तो हम फूड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि रोज़ों में आपको कैसे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कौन कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए,
और ख़ास तौर पे अफ्तारी के बाद जो होती है अक्सर आपको सुस्ती रहती है, काहली हो जाती है, दिल चाहता है फ़ौरन सो जाए। अच्छा हिना, ये तो दो चीज़ें हैं ना, एक तो होती है सुस्ती काहली जब आप इतना ज़्यादा खा लें ठूस के, और एक सुस्ती काहली वैसे भी होती है अब खाएं थोड़ा लेकिन उसके बावजूद नींद आ रही होती है, नकाहत सी एक थकावट सी हो रही होती है। ऐसे ही है। ये एक बड़ा मसला हम है। पूछेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर समन इश्तियाक, हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रही है, मगर उससे पहले हम अपने व्यूज़ को ये बता दें कि सुकून लेने के लिए क्या करना पड़ता है, सुकून कितना ज़रूरी है। और जो सुकून ब्रांड वो भी ये कहता है कि अब से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, तो आप जो है सिर्फ लगाएं, खाएं ना, और सुकून से ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, अपनी भी और दूसरों की भी। जी डॉक्टर समन इश्तियाक, रमज़ान मुबारक की हमारी पूरी डाइट जो है प्रॉब्लम हो जाती है, और हम ये समझते हैं कि हम जो खा रहे हैं उससे हम वेट लूज़ करेंगे, मगर बाय द एंड ऑफ द डे हमारा वेट गेन हुआ होता है ईद के ऊपर 3-4 kgs तो कहीं भी नहीं गया। बिल्कुल। तो एक तो आप थोड़ी सी डाइट के बारे में बताएं, ऊपर से जो हमें सुस्ती रहती है इसका क्या इलाज है? अच्छा है ना, सबसे पहले तो ये कि जो ये रमज़ान का महीना होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास इतना खूबसूरत महीना है कि इसमें हमने खुद को फिज़िकली तो ट्रांसफॉर्म करना ही करना है और साथ स्पिरिचुअली भी। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम इतना खा लेते हैं कि फ़िज़िकली हम बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो इबादत हैं वो भी इफेक्ट हो रही होती हैं। सो सबसे हम जैसे रमज़ान आता है, हमारे पास नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं जब हॉस्पिटल में, तो सारा साल कहते हैं कि चलें रमज़ान आएगा तो वो रोज़ा रखेंगे तो वज़न कम हो ही जाएगा। रमज़ान में आकर वो कहते हैं कि चलें ईद के बाद हम रमज़ान गुजार लेते हैं, रमज़ान का 1 महीना के खाना है तो हम रमज़ान के बाद कर लेंगे। हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना गलत है कि हमने पकोड़े समोसे, हमें होता है कि रमज़ान में खाना जैसे फ़र्ज़ ही है, और वो हम इतना खा लेते हैं, ख़ुद को इतना सरप्लस कैलोरीज में ले जाते हैं कि जहाँ आपका वेट लॉस की तरफ जाना होता है, आपने वेट को मेंटेन करना होता है, वो इवेंचुअली हम ये देखते हैं कि ईद पे हमारे पास हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आते हैं, एसिडिटी से पेशेंट आते हैं, वेट पुट ऑन करके, गट हेल्थ इशू से, हार्ट इशू से, डायबिटीज से, यस फूड पॉइजनिंग से, लिपिड प्रोफाइल उनकी डी-अरेंज हुई होती है। सो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? रूट कोज देखा होता है तो आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल। रोज़ा रखना ज़रूरी है, पकोड़े खाना ज़रूरी नहीं है। यस बिल्कुल ऐसे ही है, रोज़ा रखना ज़रूरी है। से लोग उलट समझते हैं, पकोड़ों को फर्ज कर लेते, रोज़ा रखे ना रखे, पकोड़ों के हाथ लाजमी साफ करते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं बैलेंस डाइट, जैसे अगर आप मेन्यू डिज़ाइन करती हैं, क्योंकि ये तो आपका रोज़ का काम है, बिल्कुल, तो अफ्तार में क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है, और मिडिल मील क्या लेना है? ऑलराइट। अच्छा है ना, आपने देखा होगा कि आजकल एक टर्म यूज़ की जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। थ्रू आउट ईयर हम बात कर रहे होते हैं कि यस इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है या वंस मील अ डे वो ले लेना है, क्रैश डाइट्स पे चले जाना है। सो ये तो हमारे पास एक वो आ ही गया, एक ब्लेस्ड मंथ जिसमें हमने 24 आवर्स में 24 घंटों में हमारा 12 घंटे का फास्ट है, और 12 घंटे हमने अपनी विंडो सेट करके हमने ईटिंग पैटर्न करने हैं। सो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमें होता है कि हमने देखना है कि खाना क्या है, कितना खाना है। आपकी माइंडफुल ईटिंग पैटर्न्स होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं वो आपको सिर्फ कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, या जो आप खा रहे हैं वो आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको ग़िज़ाइयत भी दे रहा है कि आप थ्रू आउट पूरा दिन आप लेथार्जी ना हो, आपके अंदर सुस्ती ना आए। आपको आजकल हम ये देख रहे हैं कि फास्टिंग में पेशेंट्स हमारे पास ये आ रहे हैं कि हमें सर में बहुत severe पेन रह रही है, डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। पानी पीना, अब तो इतना अच्छा मौसम है कि अभी पानी की इतनी प्यास लगती भी नहीं है और हम पानी पीना भूल भी जाते हैं। सो आपकी एक माइंडफुल ईटिंग होना, आपके फूड चॉइसेस अच्छे होना, माइंडफुल, जिसमें आपको पता हो कि जो मैं खा रहा हूँ या मैं जो अपनी बॉडी में लेकर जा रही हूँ वो कितना न्यूट्रिशन डेंस है। सो अगर उसकी बात कर ली जाए, अगर सैरी से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं कि सैरी में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो ये होता है कि हम कार्ब्स लेना शुरू कर देते हैं। कार्ब इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक हमें उससे फुलफिलनेस शुरू हो जाती है कि हम कार्ब ले लेते हैं तो हमें लगता है कि हम अब ठीक है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप वो देखें कि जैसे हम कार्ब्स लेते हैं वो थोड़े टाइम के लिए हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस दे देता है, बट थोड़े टाइम बाद हमें फिर भूख लग जाती है। सो उसका सबसे अच्छा ये है कि आपने अपने थ्रू आउट रमज़ान में, अगर आपने चाहे आपने वेट मेंटेन करना है, वेट लॉस करना है, या आपको कोई भी मेडिकल हेल्थ इशू है, आपने एक स्पेसिफिक अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंगली प्लान जो है वो आपने पर्सनलाइज्ड जो डाइट प्लान्स होते हैं वो आपने करना है। उसमें सबसे ये है कि प्रोटीन इंटेक आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, फाइबर रिच आपकी सैलड्स, आपकी फ्रूट्स का इंटेक, ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ आपका जो ऑयल है वो लेस से लेस हो,
गलती कहाँ पे आती है, मिस्टेक हम कहाँ करते हैं कि हम जैसे ही रोज़ा खोलते हैं हम डीप फ्राई, सारा दिन फास्टिंग वाली कंडीशन के बाद हम अपनी स्टमक, इतना छोटा सा स्टमक है, हम उस पर इतना लोड डाल देते हैं, डीप फ्राई चीज़ें, मीठे मशरूबात और जितनी टेबल भरी होती है वो सारी चीज़ें हम खा रहे होते हैं। सो वो प्रॉब्लम करती है आपको। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके चाहे अफ्तारी हो चाहे सहरी हो, उसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा अच्छा हो, फाइबर रिच आपकी डाइट हो, कार्ब्स थोड़े कम हो, और कार्ब्स हों भी तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, और उसके साथ साथ आपके जो फैट हैं वो तली हुई चीज़ें जो हैं, सैचुरेटेड फैट, डीप फ्राई, वो कम से कम हो। अच्छा, फिर ये भी बताएं कि जिस तरह पहले हमने बात की कि अफ्तार के बाद अजीब सी तबीयत हो जाती है, बॉडी पेन सी रहती है, उसके अलावा आपको लेजी सा फील करते हैं, ये कैल्शियम डी की डेफिशिएंसी की वजह होती है या फिर रूटीन हमारी ठीक नहीं हो रही होती है? इसकी बुनियादी रीज़न क्या होती है? अच्छा, बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर हम कैल्शियम का कह देना तो वो तो ये होता है कि हम उसको प्रॉपर एक लैब्स करवा के हम वो रूल आउट करते हैं कि आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या एनीमिक है या आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बेसिकली इसके पीछे हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न है कि हम जैसे रोज़ा खुलता है वो इतना खुद को ओवरलोड कर देते हैं और उसके बाद फिर नमाज के बाद दोबारा खाना खाते हैं, फिर तरावी के बाद दोबारा खाना खाते हैं, जब तक सहरी आ नहीं रही होती उस टाइम तक हम खा ही रहे होते हैं और वो फिर सारा दिन भी हमारे अंदर थकावट रहती है और फिर अफ्तारी के फौरन बाद भी। सो सबसे एक आइडियल अफ्तारी ये है कि आप खजूर के साथ आप जो पानी है उसका इस्तेमाल करें। हम पानी बाद में लेते हैं, हम पहले मीठे मशरूबात डिफरेंट काइंड के वो लेना शुरू कर देते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम डीप फ्राई चीज़ों की, आपकी मेन जो आइडियल अफ्तारी है वो खजूर, पानी या जो लेमनेड जिसमें आप सिकंजवी बना लें ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बैलेंस रहें, आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, वो जो एक सर में एक अजीब सी दर्द होती है, पेन होती है, वो भी आपको ना हो। सो आपने पानी के साथ आप लेमनेड ले सकते हैं, नींबू पानी जिसको कहा जाता है वो ले लें। मीठे की क्रेविंग होती क्यों है कि बॉडी क्या मांग रही होती है कि हम एकदम से ना मीठे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? मीठा मशरूबा तो हम लोग भी नॉर्मली मिल्क शेक्स ले लिए या हम कहते हैं कुछ ना कुछ इसमें कुछ ऐड करके लाओ, खाली पानी नहीं पिया जा रहा, क्यों? बिल्कुल ऐसे एक्चुअली होता ये है कि सारा दिन फास्टिंग कंडीशन में आपका थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल वो थोड़ा ड्रॉप हो रहा होता है। सो उसमें वो यही होता है ना कि सबसे पहले हमें ये होता है कि बस जो आया, जितना आया, जैसी भी क्वांटिटी में आया हमने खाना होता है। सो सबसे बेहतर ये है कि आपने खजूर के साथ फ्रेश जूस ले लें, इवन ना कि प्रोसेस चीज़ें, ये डब्बे में दूध भी ठीक है, दूध भी ले सकते हैं आप अगर तो आपको कोई दूध से कोई एलर्जी नहीं है, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है कि आपको डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है या सो वो आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर का मिंट मार्गरीटा जो होता है वो आप बनाकर वो ले सकते हैं। आप घर के डिफरेंट जो फ्रेश फ्रूट के स्लशेस होते हैं आप वो बना के ले लें। अदरवाइज आप फ्रेश फ्रूट जो होल है फाइबर के साथ, छिलके के साथ आप वो लें, वो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आ जाता है और इससे आपको कोई कॉन्स्टिपेशन या ऐसा इशू भी नहीं होता। फ्रूट सैलड लें, चना चाट होती हैं, दही भल्ले होते हैं, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। हम सबसे पहले चाहते हैं कचौरी, समोसे, पकोड़े, इन चीज़ों पे। सो ये जो हेल्थ लगते हैं ना, हमें अट्रैक्ट। अच्छा, फिर एक और चीज़ रमज़ान में हम देखते हैं कि ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसे हैं जो सहरी करके ही सोते हैं जी, तो नींद की कमी भी कहीं ना कहीं वेट लॉस में या वेट गेन में आपको ऑब्वियसली वेट गेन में ही कोई ना कोई इसका होता है कोई अमल दखल के लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी कुछ लोग कहते हैं शायद वेट गेन होता है इससे। और इसकी हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्शन होती है? एब्सोल्युटली, बेसिकली इसका बहुत रोल है स्लीप का, स्लीप साइकिल का। हमेशा एज अ डाइटिशियन मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आपने एक हेल्दी इंडिविजुअल रहना है, आपके ईटिंग पैटर्न्स के साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका स्लीप साइकिल, ये सब कुछ आपको इस पे काम करके फिर आप एक हेल्दी जो है लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। हमेशा मैं एक बहुत आसान एक लफ्ज़ों में कहती हूँ कि जैसे एक किसी भी मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए हमें ऑब्वियसली यूज़ करने के लिए उसको रिचार्ज करना पड़ता है, बैटरी की ज़रूरत, ऐसी हमारी बॉडी को ज़रूरत है नींद की। हमें रिचार्ज होने के लिए हमारी बॉडी को एक नींद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रखेंगे तो सारा दिन आप में भी वो थकावट और एक लेथार्जी फील आएगी। सो जितना रोल आपकी डाइट का है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का है, वॉक का है, उतना ही आपकी स्लीप साइकिल और आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का। दोनों चीजें आपकी तरफ आते हैं, किचन जो है हमारा इंतजार कर रहा है और तलो के किचन में जो और है हम भी किचन का इंतजार कर रहे हैं, खुशबू आ रही है तो हमने सोचा कि हम क्यों ना फातिमा की तरफ चलें। जी फातिमा। हाँ जी, खुशबू आपको आ रही है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। जो है हमारा मेंस डन हो चुका है और उसके साथ स्नैक्स में आज हमारे पास सबरोसों की समोसियाँ हैं, छोटे समोसे जो कि जो है वो चिकन मिन्स के साथ समोसी, छोटे समोसे को समोसी ही कहते हैं हम। और उसके साथ साथ जो है ना वो ड्रिंक एक हम बना चुके हैं और दूसरा जो है वो टैंग है हमारे पास। और टैंग का आज बहुत एक हेल्दी सा फ्रूट पंच
जो है ना वो हम रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ऐड किए हैं इसमें ग्रेप्स, आप ले सकते हैं, बहुत चंक्स छोटे से आपने कट करने हैं। उसके बाद स्ट्रॉबेरी और उसके साथ साथ जो है ना वो लेमन और मिंट, इन सारी चीज़ों को आपने ना हाथ से मैश करना है। उसके बाद जो है वो मैंने आइस ऐड की है इसके अंदर। उसके साथ इसमें जाएगा चिया सीड्स, 1 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड्स, और टैंग के इसमें जाएंगे 2 फ्लेवर्स, एक जा रहा है इसमें पाइनएप्पल और एक जा रहा है इसमें ऑरेंज। क्योंकि ये फ्रूट पंच है तो किसी एक चीज़ के साथ जो है वो इसको हम नहीं बना रहे, 2 चीज़ें इसमें जा रही हैं। और ये देखें बहुत प्यारा सा कलर और हमारा फ्रूट पंच इज़ ऑलमोस्ट रेडी। उसके साथ साथ जो है हम बना रहे हैं चाट, क्योंकि जो दस्तरखान है हमारा वो चाट के बगैर जो है ना वो पूरा नहीं होता। तो आज हम बहुत मज़े की जो है वो क्रीम चाट लेके आए हैं आपके लिए, जिसके लिए जो है वो हमें फ्रूट्स मैंने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। फ्रूट्स में इसमें जा रहा है एप्पल, बनाना, आप जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। और फ्रूट्स को ज़्यादा देर जो है ना वो कट करके ना रखा करें, क्योंकि उसमें जो है ना वो उसकी ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने ऐड किए हैं ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी। फ्रूट जो है वो सीजनल हैं, आप कोई भी जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है टैंग ऑरेंज, और उसके साथ इसमें जाएगी क्रीम, सॉल्ट, लाइट सा सॉल्ट एंड पेपर है। ये और फ्रूट्स इसमें में ऐड किया है टैंग जी, उसमें चाट में, क्योंकि वैसे जूस ऐड करते हैं, फ्रेश भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर बड़ा आता है। यूनिक सा लग रहा है जी। और इसके साथ हम ऐड करेंगे नूरपुर की क्रीम, और जो है ना ये चाट हमारी हो जाएगी बहुत मज़े की रेडी। बिल्कुल। और आप इसको जो है ना वो तकरीबन अफ्तार से 20 से 25 मिनट पहले बनाएंगे, ताकि जो है वो आप इसको ठंडा करके खा सकें। पता लगे इसमें हम थोड़ी सी आइसक्रीम भी ऐड कर लेंगे। बस बड़ा अच्छा अच्छा, सा करके और आप बना रही हैं और ज्यादा सा करके बनाएं। बिल्कुल आज ज़्यादा बहुत सा देर बन के रहा बाद ये है। food हम और खा रहे क्या हैं। है इसके जैसा अलावा? कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अभी जो है ना वो मेरे हाथ इस टाइम बहुत गंदे हैं, तो आपको ये बताना चाहूँगी कि डेटॉल जो है वो हमें दे रहा है 99.9% जरासीम से हिफाजत। तो जब भी आप काम कर रहे होते हैं, आपके हाथ गंदे हैं, किचन में काम कर रहे हैं कहीं भी, तो हाथ धोना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हाथों को तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक आप ज़रूर वॉश करें, जिससे आपके सारे जरासीम जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और आप एक हेल्दी फूड जो है ना वो खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत ज़बरदस्त किचन में चीज़ें पक रही हैं। हम खाएंगे, इफ्तार का दस्तरखान भी लगाएंगे। आप लोग भी जाएं जल्दी से किचन में, मज़ेदार किस्म की चीज़ें बनाएं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम आज डाइट प्लान डिस्कस कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, और रोज़े जो हैं 14 गुजर गए हैं और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, मगर इंशाल्लाह आगे भी ठीक ही होंगे, आगे भी ठीक ही होंगे, क्योंकि लेकिन हमने ना पकोड़े समोसे नहीं खाए थे ज़्यादा। अच्छा, बहुत इसको वो कम खाया है। एग्जैक्टली यही वजह है। खाली सिर्फ लाजमी नहीं है कि अगर आपने स्क्रीन पे ही आना है तो ख्याल रखें, आप लोग जो घर में बैठे हैं सेहत का ख्याल सब पर फर्ज है। और इसीलिए आज हमने ये सेशन रखा है कि वो लोग बुजुर्ग हैं जो रोज़े रख रहे हैं उनको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ईद पे अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाएं तो पूरा एक जो ईद की खुशियाँ होती हैं वो दुबाला होने की बजाय ना बिल्कुल अफसुर्दा हो जाती हैं। अच्छा, अब आपने फिट कैसे रहना है और खुद को आप रमज़ान मुबारक में अपना वेट लूज कैसे कर सकते हैं, वेट लॉस को किस तरीके से आप मजीद बढ़ा सकते हैं? अच्छा, वेट लॉस इंजेक्शंस के ऊपर भी मैंने बात करनी है आज डॉक्टर साहिबा से, क्योंकि वेट लॉस तो आपने बताया डाइट प्लान के हवाले से, लेकिन बहुत से इंजेक्शंस मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, ओवर द काउंटर्स अवेलेबल है। वो इंजेक्शंस जो हैं वो वेट लॉस में मदद तो दे रहे हैं, मगर उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर हम वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और इंजेक्शंस भी लगा लेते हैं, तब तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा है ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और क्योंकि आजकल तो इतना ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे, और हम लोग जो चीज़ ट्रेंडिंग होती है उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। सो हर जो आपका इंसान होता है उसका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे एक ही मेडिसिन हर एक आप पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही एक डाइट प्लान या एक इंजेक्शन आप सबको एक ही डोज में रेकमेंड नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस वो किसी कंसल्टेंट ने उसको ना किया हो। होता क्या है कि जो आपने इंजेक्शंस की बात की है कि डिफरेंट इंजेक्शंस अब इस टाइम आ गए हैं जो हम लगा रहे होते हैं। अगर तो आपका वेट ओबेसिटी की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इफ़ यू आर ओबीस और आप उसको अपने डाइटरी पैटर्न से और लाइफस्टाइल से उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और उस मोटापे की वजह से आपको शुगर
उस मोटापे की वजह से आपको फैटी लिवर, उस मोटापे की वजह से आपको दिल के अमराज या कोई भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, तब आपका कंसल्टेंट आपको रेकमेंड करता है कि गो फॉर इंजेक्शन। यस, ठीक है, आप उन डिजीजेस को करने से पहले कि आप इसको कर लें कंट्रोल, ताकि आप उन चीज़ों से बच जाएं। बट अगर आप ओवरवेट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, या आपका स्लाइटली वेट है, या आपने खुद को मेंटेन करना है, सो हम चाहते हैं बिल्कुल क्विक मेथड्स की तरफ कि शॉर्टकट्स हमें मिल जाएं। उसके लेटर ऑन कोई ना कोई तो साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। सो सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपने ईटिंग पैटर्न्स को मॉडिफाई करें, अपने टाइमिंग्स को, जो मील के टाइमिंग्स हैं, लेट नाइट जो स्नैकिंग चल रही होती है उसको मॉडिफाई करें, और फिर आप हेल्दी वे में वेट रिडक्शन कर लें, ना कि आप खुद को इंजेक्शंस और मेडिसिन का एडिक्ट बना अच्छा, लें। कुछ फैट होती है जो कि बहुत रिगरस फैट होती है, Yes. बहुत रिजिड फैट होती है, Yes. वो नहीं निकलती। आफ्टर 35 खवातीन ट्राई भी करें, बहुत बहुत देर भी करती हैं, फिर वो जी। कहते हैं ना कि आप बिल्कुल हार्ट अपना दिल छोड़ देते हो। Yes. उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं यार अब नॉर्मली खाओ, नहीं बिल्कुल होने ऐसे। वाला। जी। वो आई थिंक इंजेक्शंस भी ले रहे हैं जिनको उनको इफेक्ट्स हुए हैं। जी, जी। आप क्या कहती हैं, ये जो रिजिड फैट है, इसको हम कैसे जो है कर्ब कर सकते हैं डाइट के जरिए? देखिए ना, वही बात आ गई कि अगर तो आपका फैट इतना स्टबन है कि आप जो मर्जी कर लें, कि कुछ ऐसे भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम तो कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी हवा हमें भी लग Yes, जाती है। हम कुछ खाते भी नहीं है, हमें तो चलते फिरते पानी भी पी लें तो वो लग जाता है, या हवा भी लग जाती है। और कुछ कहते हैं कि हम कुछ भी खा लें हम मोटे नहीं होते। सो वही ना वेरी करता है। बट अगर आपका इतना स्टबन फैट है और उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने, आप प्री डायबिटीज़ में आ गए, आपने टेस्ट करवाया और आपको शुगर होने वाली है, या आपको दिल के अमराज के आपको खतरे आ रहे हैं, सो तब हम कहते हैं कि आप लगवा सकते हैं, लेकिन वो भी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके अपनी डोज को अपने अकॉर्डिंगली सेट करवा के आप वो करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब इंजेक्शन हम लगवाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी इंजेक्शन लगाए होंगे बड़े डेडली फेस मसल लॉस होता है, बहुत ज्यादा मसल लॉस है। यस, हमारा मेन जो पर्पस है वो फैट लॉस करना होता है, मसल लॉस करना नहीं। बट इंजेक्शन की वजह से क्या हो रहा होता है कि हमारा मसल जो होता है, हेल्दी प्रोटीन का जो आपका मास होता है, वो भी जा रहा होता है, और वो इंजेक्शंस की वजह से हमें नोज़िया समटाइम या भूख ही नहीं लगती ना, वो आपके एपिटाइट को सप्रेस कर देता है। सो जब आपको भूख ही नहीं लग रही है, आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं, सो वो प्रॉब्लम करता है कि आप बिल्कुल डेडली फेस लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि जिस तरह आपने बताया कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, ऑर्गेनिक वे में अपने आप को ना रिड्यूस करें। अच्छा, फिर कुछ एक ये भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि शायद लोग समझते हैं कि डाइटिंग का मकसद है पूरा दिन भूखा रहना, कुछ ना खाना, फाके करना। तो ये वाकई में डाइट के ज़ुमरे में ही आता है या इससे आपकी हेल्थ को नुकसान होता है? अच्छा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और हम डाइटिशियंस तो ईद के मौके पे, रमज़ान में लोगों को इतना बुरा लग रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि इन्होंने तो सब कुछ मना कर देना है हमें कुछ भी खाने। लेकिन डाइट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने फाके करने हैं, आपने खुद को हर चीज़ से रोक देना है। हम हमेशा कहते हैं कि आपने सब कुछ खाना है, लेकिन एक मॉडरेशन में, एक इत्तेदाल में। एक मॉडरेशन में खाई हुई चीज़, एक पोर्शन कंट्रोल में खाई हुई चीज़ कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकती है, अनटिल अनलेस आप उसको ज़्यादा ना खा लें। ठीक है, अगर लेट्स सपोज के एक खजूर भी है, या कोई फूड या कोई नट्स जिसको हम हेल्दी ऑप्शंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर वो भी आप किलो खा लें तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। सो एक इत्तेदाल में खाई हुई चीज़, एक पोर्शन कंट्रोल में खाई हुई चीज़ आपको कभी प्रॉब्लम नहीं कर सकती है। डाइट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है। डाइट का मतलब ये है कि आप इंटरनली कितने हेल्दी हैं। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि आपने वेट को मेंटेन करना है, या वेट लॉस करना है, या ओवरवेट की तरफ जाना है, वेट पुट ऑन करना है। आप इंटरनली कितने हेल्दी हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये खा के भी डिप्रेशन होता है, ना खा के भी डिप्रेशन अच्छा, होता कुछ है। लोग होते हैं कि जिनको डिप्रेशन में भूख भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। लगती है, वो भी ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली होता है कि जब आपने देखा होगा बिंज ईटिंग, हमें स्ट्रेस हो रहा होता है तो हम चॉकलेट्स भी खा रहे होते हैं, Chips। हम मीठी चिप्स खा रहे होते हैं, प्रोसेस चीज़ें। आप भी खाती हैं? बहुत खाती हूँ। नहीं, आप तो आम रूटीन में भी खाती हैं। हाँ, तो डिप्रेशन आम में में डिप्रेशन में डबल कर लेती हूँ आलू को। अच्छा, ये चीज़ होती है वैसे। बिल्कुल होती है। और कभी भी डिप्रेशन में आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई सैलड्स खा रहा हो, या नहीं। कोई वेजिटेबल या वो आपके ना वो हंगर पैंग्स को सेटिस्फाई नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। सो ये बहुत लिंक करता है, आपके हार्मोन्स का बहुत रोल होता है। और समटाइम ये होता है कि आपकी ईटिंग पैटर्न्स बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन स्ट्रेस जब तक आपको यहाँ से सुकून नहीं है, आप जितना अच्छा खा लें, जितनी अच्छी क्वालिटी का खा लें, जब तक आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आपको वो अफेक्ट अच्छा डॉक्टर समन, पीसीओएस का क्या रिलेशनशिप है कीटो डाइट के साथ? क्या कीटो जो है वो पीसीओएस को ठीक करता है?
अच्छा है ना, बेसिकली जो कीटो डाइट है ना, ये की गई है एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कीटो में आपने देखा होगा कि आप 80% 7 to Fats खा रहे हो। 80% जो आप फैट ले रहे होते हो, और 15% आपका जो जा रहा होता है प्रोटीन, और 5% आपका जो होता है वो कार्ब्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब वो 80% जो फैट आपकी बॉडी में जा रहा है, उसमें हमें होता है कि हम चपली कबाब भी खा रहे होते हैं, हम बर्गर्स भी खा रहे होते हैं, हम पिज़्ज़ास भी खा रहे होते हैं, सारी जितनी फैट वाली चीज़ें ना, हम सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। वो आपको प्रॉब्लम क्या करता है, कीटो आप लॉन्ग टाइम के लिए आप कभी भी रेकमेंड नहीं करते हैं। आप हमेशा ये कहते हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म ही चेंज कर दिया आपने, उसको 80% फैट पे रखा, तो वो फैटी लिवर करेगा बाद में, वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपकी लिपिड प्रोफाइल को डिस्टर्ब करेगा। सो आप कभी भी जो है पीसीओएस का लिंक इससे नहीं होता कीटो डाइट से। ठीक है। पीसीओएस आपको ये होता है कि आपने अपनी डाइट को हेल्दी डाइट की तरफ लेकर जाना है। पीसीओएस में हम सीड साइकिलिंग स्टार्ट करवा देते हैं, जिसमें आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, क्योंकि इसमें पीसीओएस में ये होता है ना, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, आपका वेट पुट Weight होना gain शुरू हो होना जाता शुरू हो है, जाता है। आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, Acne आ जाती है। सो वो सारे आपके इम्बैलेंस हो रहा होता है आपके हार्मोन्स का। सो आपने अपनी ऐसी डाइट रखनी होती है जो आपके हार्मोन्स को जो है नॉर्मल करे। वेरी नाइस। हम लोग मजीद बात करेंगे डाइट के हवाले से, और आपको ये बताएंगे, और उम्मीद है कैसे हमारे व्यूवर्स आपने जो है ना, अभी आप healthy जुड़े रहे, रहना हमने है। ब्रेक लेनी है, लेकिन हेल्दी कैसे रहना है, फिट कैसे रखना है, और रमजान छोटी सी मुबारक break के में बाद अपना आइडियल बात है। स्केड्यूल कैसे बनाना है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद ही लम्हे और चंद ही घड़ियाँ बाकी रह गई हैं अफ्तार का वक्त करीब आने में। हम डाइट के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पे वेट लॉस और वेट गेन के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्या एक रीज़न ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि जो एग्जाइटी डिप्रेशन है ये भी वेट गेन की वजह होता है, इज़ इट राइट या मिथ ही है ये? इट्स ट्रू। देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जितना आपका फिजिकल हेल्थ का रोल है, उतना ही आपका मेंटल हेल्थ का रोल है। आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लें, आपकी जब तक मेंटल हेल्थ नहीं होगी सही, आप उस चीज़ को उस तरह से अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप सैलड्स खा रहे हैं, लेकिन आप सोच के समझ के, मतलब आप इतने डिप्रेशन में हैं, इतनी एंजाइटी में हैं कि वो चीज़ें जो है वो आपका नहीं करेंगे। आपके ब्रेन का, आपकी मेंटल हेल्थ का, आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पे बहुत रोल होता है। रोल होता है, मतलब ये मैटर करती हैं चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अफ्तार के हवाले से जिस तरह अभी हिना ने भी बात की, पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट्स वगैरह होती हैं, जलेबियाँ दूध में डाल डाल के। ये आपकी इफ्तार पे जलेबियाँ होती होंगी। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों के दस्तरखान, आप लोगों के सेवइयाँ भी होती हैं, वो जो लोग करते हैं, दूध जलेबियाँ खाते हैं, बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल लोग ऐसी खाते हैं। होती होंगी वैसे। अच्छा, तो ये भी ठीक है जलेबियाँ जिनकी ये बातें कर रही हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वाकई लोग खाते हैं। और ये अच्छा। ऐसे सर आपने हमारे नहीं खाई? मैं वाकई कसम से मैंने वाकई नहीं खाया। अब अच्छा, अभी लेने आए हैं ना बाहर से। अच्छा, ये नहीं खानी चाहिए? अच्छा, ये बेसिकली आप ये देखें कि जलेबी वो एक प्रोसेस चीज़ है, उसको दूध में डाल दिया गया, वो भी एक, उसमें भी फैट कंटेंट है, वो इतना सरप्लस में चला जाता है। और फिर वो जलेबी, हम एक जलेबी नहीं ना खाते, हमारा पूरा एक बाउल होता है जिसमें दूध है, फिर जलेबी भी डल रही है और वो सारी चीज़ें, सो वो हम खाते हैं जब तक हमारी भूख जो है वो थोड़ी सी हम सेटिस्फाई ना हो जाए। सो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। सो ये अफ्तारी में जलेबियाँ खाना ये बिल्कुल भी एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। हेल्दी ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पे हर किसी को चाहिए होता है कि हमारे फेस पे ग्लो आए और रमज़ान में वैसे आता भी है इबादत की वजह से, है ना। अच्छे करतूत भी बहुत मैटर करते हैं ग्लो के आने में। तो पानी भी हम ज़्यादा पीते हैं और फिर कम खाते हैं, इससे फेस ग्लो भी करता है। फेस ग्लो भी करता है। तो उसमें भी कोई डाइट का अमल दखल होता है कि हर शख्स चाहता है कि खाली क्रीम से ही ग्लो आ सकता है? चाहिए? जी जी। अच्छा, अगर तो बात कर ली जाए कि आपकी अब हर एक को वो वो इतना एस्थेटिक की तरफ हम चले गए हैं, इतना हम ब्यूटी कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि हर एक को है कि आपने थोड़ा सा वो ग्लोइंग स्किन और वो बिल्कुल जो स्किन वो ग्लास स्किन होती है वो आपकी होनी चाहिए। सो आप ये देखेंगे कि जब भी आपका स्टमक, आपकी गट हेल्थ अफेक्ट होगी, आपको एक्नी का इशू होता है, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, डल हो जाता है, चेहरा डल हो जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसमें ऐसी खुराक डालना, ऐसी ग़िज़ा डालना जो कि आपकी हेल्दी हो। हम डिटॉक्स ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने तो वैसे ही लिवर को एक डिटॉक्सीफायर बनाया है हमारे लिए। हम डिटॉक्स ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, वो हमें हो रहा होता है कि उससे हमारी स्किन ग्लो हो जाएगी, और फिर साथ ही हम समोसे पकौड़े भी, ऐसी चीज़ें भी खा रहे होते हैं। सो आपका एक ग्लोइंग स्किन के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो आपका स्लीप साइकिल अच्छा हो। पानी का इस्तेमाल जो आपने पूछा, वो 8 से 10 ग्लास जो होते हैं वो रिकमेंडेड होते हैं।
लेकिन हम करते क्या है कि 3-3 4-4 ग्लास एक साथ पी लेते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसको डिवाइड कर लें। आप 3 से, हमारी कैमल बॉडी तो है नहीं कि वो उसको स्टोर करे, सो ये है कि आप उसको डिवाइड कर लें कि जैसे 2 से 3 आपने सहरी में पी लिए, ऐसे इफ्तार के टाइम पे आपने 1 से 2 ग्लास पी लिए, फिर जब तक सहरी का टाइम नहीं आ रहा आप तब तक उसको डिवाइड करके आप पानी का 6 से 8 या 8 से 10 ग्लास ये आप पी सकते हैं। और इसके साथ आपने वो चीज़ अपनी गट हेल्थ को उतना रखना है, जैसे योगर्ट का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि योगर्ट में हम वाइट चीनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो वो प्रॉब्लम कर देती है। सो आप योगर्ट इस्तेमाल करें, आप फ्रेश फ्रूट जूसेस इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जितनी हेल्दी डाइट है अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव रखें, आपकी स्किन और ऑटोमेटिकली वैसे भी कहा जाता है ग्लो जो है वो तो अंदर से आता है, अगर आप इनर आपका सही है, कोई परेशानी नहीं है, इनर और इस पे- ब्यूटी अगर आपकी है तो वो आपको एक्सटर्नली भी वो आपको शो हो जाएगी। लेकिन वेरी लोग नाइस, वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि वाकई ये जो रमज़ान है, ये भी कहा जा रहा है कि 2030 का रमज़ान 2 रमज़ान आएंगे अच्छा पूरे साल में। हाँ बिल्कुल, ये एक पेशेंट गोई मैंने पढ़ी थी, इस वाज रिसर्च, अब हम बाद लेकिन में बात ये करेंगे। मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल ऐसे। मुसलमानों के लिए तो खुशखबरी बहुत होगी। एक अच्छी चीज है और इसमें होता बिल्कुल। है। और आप ये देखेंगे पूरा दिन हमें जो है 12 घंटे मिल गए, हमारा स्टमक भी सुकून में अच्छा होगा। डॉक्टर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। डायरिया बहुत ज़्यादा लोगों में रहता है, ख़ासतौर पे रमज़ान में, बिल्कुल क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पैटर्न खाने का चेंज हुआ होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई आपकी रेमेडी है तो प्लीज़ बता दें। अच्छा हिना, डायरिया भी तब होता है कि आपने देखा होगा कि अफ्तारी के टाइम पे हम खुद को इतना वो सरप्लस कैलोरीज में ले जाते हैं, इतना ओवरलोड कर लेते हैं कि तब ही आपको डायरिया होता है। डायरिया आपको तब कभी भी नहीं होगा अगर आप हेल्दी डाइट की तरफ आएंगे। अगर आप एक खजूर, एक पानी और साथ खाना खा रहे हैं, या 1-2 चीज़ें आपने फ्रूट्स की लेना शुरू कर दिया, कभी भी आपको डायरिया नहीं होगा। डायरिया तब होगा जब यहाँ पे आप मीठे मशरूबात भी ले रहे हैं, आप कचौरियाँ भी खा रहे हैं, आप समोसे भी खा रहे हैं, आप फिर खाना भी खा रहे हैं, आप डिफरेंट शुगरी ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, तब आपका स्टमक एक आपका एक ऑर्गन है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है, वो उतना ही बर्दाश्त कर सकता है ना जितना उसकी लिमिट है। सो वो जब उसको ओवरलोड करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो डायरिया आपको होगा। अच्छा, आइडियल चीज़ क्या है रमज़ान में? जिस तरह कुछ लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक तो होता है कि अफ्तार के साथ ही खजूर वगैरह खाई, फौरी खाना खा लिया, उसके बाद फिर वो डायरेक्ट सहरी ही करते हैं जी। और कुछ लोग होते हैं हमारी तरह के जो पहले अफ्तारी करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर मंचिंग करते हैं, मंचिंग के साथ फिर ये कहते हैं कि एक मिडनाइट क्रेविंग भी होती है। तो आइडियल चीज़ आपको इसमें क्या लगती है कि बेहतर यही है कि अफ्तार के साथ ही आप खाना खा लें, उसके बाद डायरेक्ट सहरी करें, या फिर थोड़ा बहुत मंचिंग शंचिंग चलती रहनी चाहिए साथ? देखिए, आप खा सकते हैं सब कुछ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप अपनी बॉडी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप डाल सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई कि माइंडफुल ईटिंग, न्यूट्रिशन डेंस ईटिंग, वो वाली चीज़ें डालनी आपने खाना है, वो आपके ईटिंग पैटर्न्स होने चाहिए जो आपकी सेहत पे साइड इफ़ेक्ट्स ना लेकर जाएं, जो आपको बीमारी की तरफ ना लेकर जाएं, आपको पूरे थ्रू आउट रमज़ान के मंथ में आपको हेल्दी फील करवाएं। अच्छा, फिर मेन चीज़ एक ये भी बताइएगा कि आजकल जैसे पता है कि अफ्तार बफेस चल रहे होते हैं और बफेस में हर All you तरह can की eat in वेरिएशन होती है। 3,000, हाँ, 4,000, अच्छा, और फिर दूसरी चीज हमारे लोगों की एक माइंड सेट है कि यार अगर 5,000 का एक बफे कर रहे हैं ना, अपनी सेहत तबाह कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ खाना है, पैसे पूरे करने हैं पैसे आके। पूरे करने हैं, तो ये बिल्कुल। बफे जो ये एक आजकल ये शुरू हुआ हुआ है, तो ये कितना नुकसानदेह है? और उसमें कभी मीठा खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। फूड के हवाले से बताएं कि खाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स पीपल्स हेल्थ, वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ। ट्रू। और आप ये देखें कि आप देखेंगे कि बफे पे चले भी जाएं तो इतना नहीं खाया जाता अफ्तारी पे के टाइम पे। लेकिन ये ना माइंड सेट है, लोग जबरदस्ती खाते हैं कि खाते पैसे हैं। पूरे करने हैं बिल्कुल आके। ऐसे ही है। पैसे वो फिर डॉक्टर्स के पास और आके वो आप खड़े ये होते हैं। देखेंगे वो पैसे एग्जैक्टली वो हॉस्पिटल में आपका स्टे हो हमारे जाता पैसे है, तो पूरे नहीं होते, डॉक्टर्स के पूरे होते हैं। वो उस तरह से होता है। वो मैं एक जगह पे पढ़ी थी कि रमजान में ना मुझे तो आप आपके भी हेल्थ लगती है। प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए दुआ कर रहे होते हैं। हाँ। सो ये है कि आपने सबसे पहले आपकी हेल्थ, आपकी जो सेहत है वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें 4-5 हज़ार का जो बफे है उसमें आप सब कुछ खा के आए थैंक यू और आप सो हॉस्पिटल में मच। हो जाए। आई नो इट वाज इन यू नो वेरी फ्रूटफुल सेशन विद यू। हमने आज डाइट के ऊपर डिस्कशन की है और डाइट को वाकई अपने लिए कैसे बेहतर बनाना है ये भी हमने आपको बताया है। तो व्यूअर्स, आपको आज का कैसा लगा हमारा ट्रांसमिशन? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आखिरी चीज, जान है तो जहान है, बिल्कुल तंदुरुस्ती ऐसा ही हजार है। नेमत है। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान, मुजाद खान को इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।